नमस्कार, मैं भूपाल सिंह मरतोलिया मिशन अभिलाषा के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है 2013 उत्तराखंड आपदा, इतिहास नहीं एक चेतावनी। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को देश के इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी आपदाओं में से एक माना जाता है, जिसने असंख्य लोगों की जान ली और लाखों जीवन प्रभावित किया। मेरा यह भी मानना है कि प्राकृतिक आपदाएं को पूर्ण रूप से रोका जाना संभव नहीं है, लेकिन बेहतर आपदा प्रबंधन के माध्यम से हम जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें आंकड़ों के गुणाभाग को छोड़कर व्यवहारिक अनुभवों को महत्व देना होगा। आज का ब्लॉग इन्हीं अवधारणा का तुलनात्मक और प्रमाण आधारित विश्लेषण पर आधारित है, जिसे मैं 13 बिंदुओं में बताने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, त्वरित निर्णय और कोऑर्डिनेशन। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई आपदा होती है उसका 24 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बीच में हमें सारे निर्णय और कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए। जैसे 2013 में उत्तराखंड में आपदा आते ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें सभी आपदा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाया गया और मेरे को भी उसमें आमंत्रित किया गया और मैं जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में मौजूद था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सभी आपदा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से तुरंत आपदा राहत के लिए अनुरोध किया। जैसे ही उनकी वार्ता खत्म होगी, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि मेरे 3 महत्वपूर्ण BOPs बह गए हैं, मुझे इमीडिएट हेली सर्विस दी जाए, जिस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, गर्मा गर्म बहस हुई। बल्कि यहाँ तक एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर ने मुझे ये भी बोलता है कि आप माउंटेन फोर्स के हो कि आप करो, बिना हेली के नहीं जाएंगे। मैंने बहुत जिद्दोजहद की और इसका नतीजा यह हुआ कि हमें हेली मिली। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार मैंने देखा है कि इसमें लगभग 45 हेलीकॉप्टर्स उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया गया और यह देश का सबसे बड़ा फ्लीट था उस समय का। और मुझे भी पिथौरागढ़ के लिए 2 हेलीकॉप्टर जून से सितंबर तक मिला। टीम का चयन। मेरा ये मानना है कि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाए तो टीम का चयन बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। जो एक्सपर्टीज है उन्हीं को चुना जाना चाहिए। जैसे मैंने 2013 में देखा है कि गोचर हमारी जो नियरेस्ट बटालियन केदारनाथ के नज़दीक थे, वहाँ से एक टीम को भेजी गई। मेरा ये मानना है कि अगर उसके बजाय हम कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या अन्य जगह से भेजते तो वो अच्छा रिजल्ट देता और अच्छे आपदा प्रबंधन में हमारा सहायक होता। जैसे दूसरी है तैयारी। मेरा ये मानना है कि जब भी आपदा राहत टीम जाए उसकी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अभी जो हमारी टीम ITBP की गई, तैयारी के लिए केवल आधा घंटा दिया गया, जो कि बहुत गलत है। और मैंने उनके टीम लीडर से बाद में बात की तो उन्होंने कहा कि साहब हमें तो आधे घंटे के अंदर कपड़े भी हम पूरा नहीं ले गए, इक्विपमेंट नहीं ले गए, जिससे बहुत दिक्कत होगी। खुद हमें अपना सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पे लगातार बारिश से उनके कपड़े भीगे और बीमार होने लगे। और दूसरी ओर 18 तारीख को मुझे भी पिथौरागढ़ से एक टीम लीड करने के लिए बोला गया। लगभग 10 मेरी QRT तैयार थी, लेकिन 10 बजे मुझे ये कहा कि आधे घंटे के अंदर आपको मूव करना है। उसमें 2 अफसर और हम लोग टोटल 40 लोग थे। तो मुझे कहा कि आधे घंटे के अंदर मैं आधे घंटे के अंदर नहीं गया, मैं लगभग 6 घंटे बाद गया। उस बीच में मैंने क्या किया कि क्योंकि QRT मेरी पूरी से तैयार थी, लेकिन मैंने 10 स्पॉटर की व्यवस्था की। पिथौरागढ़ DM से बात की, SSP से बात की, तो मैंने 10 स्पॉटर लिए। तब मैं 4:30 बजे वहाँ से मूव कर। अगर मैं स्पॉटर नहीं ले जाता तो मैं गोठी से आगे नहीं जाता, क्योंकि गोठी से आगे हमारा सामान, क्योंकि रास्ता पूरा ध्वस्त था, हम लोग का सामान ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तीसरा है अनुशासन। मेरा ये है कि जैसे वार में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव ड्यूटी माना जाता है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे भी जो भी टीम जाए उनको जो है बहुत ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ही मैं सेकंड डे 19 को 2 वाट में पहुँचा तो वहाँ हमने अपना डेरा डाल दिया। मैंने 3 ग्रुप में इनको बांटा। पहला ग्रुप को मैंने 20 तारीख को मॉर्निंग को वहाँ से मूव करा दिया आगे, और उनको ये आदेश दिया कि भाई आप मुझे 12 बजे किसी भी हालत में सेट से बात करेंगे, क्योंकि HF सेट में क्या होता है, ड्राई बैटरीज होती है, उसके लिए भी क्योंकि बहुत समय तक वो नहीं चल सकता। तो हम 1 हफ्ते से तैयारी करके चल रहे थे, वहाँ बिजली कहीं नहीं थी। लेकिन जो टीम लीडर था उसने मुझे 12 बजे कम्युनिकेट नहीं किया मुझे। इसका नुकसान क्या हुआ कि मैं 10 बजे मुझे पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो मैं धारचूला गया। धारचूला से मैंने जितने भी आदमी फंसे थे उनको सबको नीचे लाया, तब मैं उसको एवोकेट कर पाया। लेकिन जो हमारी टीम जो इसको रेस्क्यू के ले गया वो वहीं फंसी रही। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है संचार व्यवस्था। मेरा ये मानना है कि संचार व्यवस्था किसी भी आपदा राहत टीम का सफलता असफलता का मुख्य कारण संचार व्यवस्था है। तो 2013 में भी क्या हुआ कि सारी हमारी जो लैंडलाइन टेलीफोन्स थी या सैटेलाइट और भी टेलीफोन थे वो सब हमारा काम करना बंद। उसमें DSPT ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन
2019 में भारत सरकार ने डीएसपीटी की सेवा समाप्त कर दी, जो बहुत ही गलत है। मेरा भारत सरकार से पुनः अनुरोध है कि डीएसपीटी सेवा पुनः बहाल हो जानी चाहिए। दूसरा, हमने पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर्स 2 लगाए, तो उनके पास सिंगल वे कम्युनिकेशन था। जब भी वो चाहते थे वो चले जाते थे, उनका कम्युनिकेशन केवल बरेली या अपना बेस से होता था। तो मैंने कहा कि भाई हमारे 3 वैलीज मेरे पास है, एक जगह आपका वेदर ख़राब है तो दूसरी वैली जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो। तो फिर मैंने वहाँ पर HF सेट लगवाया, जिससे कि ATC का काम किया और डबल वे कम्युनिकेशन हुआ। और जो भी सूचना देती, जैसे मैंने उसको डायरेक्शन देना है कि आप दारवा वैली जाओ या ब्यास वैली जाओ या जौहर वैली, तो वो जा सके। तो मेरा ये मानना है कि जब भी स्टाफ के बॉर्डर एरियाज़ में होता है तो हमको ATC के लिए हमें HF सेट की व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड है सीमांत कार्यदल, यानी गैंग प्रथा। 2012 में मैं बॉर्डर विजिट के लिए गया जौहर वैली, तो वहाँ पे मैंने देखा कि रास्ते का हालत बहुत ही खराब था। फिर मैं मुंशियारी आया, मैंने वहाँ के जो असिस्टेंट इंजीनियर से एक वार्ता की। मैंने कहा भाई आप वहाँ पे आपका गैंग बढ़ाओ, हमारा तो ट्रैक बहुत ख़राब है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पूरे साल का बजट हमारा 10 लाख रुपया है और उनको 117.65 किलोमीटर मेंटेन करना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत कम है। साथ ही हमारे पास केवल 20 लोग हैं वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि गैंग जो है हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जो भी कभी भी हादसा होते हैं रिमोट लोकेशन में, तो गैंग वाले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम करेंगे। तो छोटे मोटे जो भी टूट फूट होते हैं वो हमको कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने देखा 2013 में, यहाँ से हम लोग SCPWD को बोला भाई वहाँ रास्ता खोलना है, इधर इतना आदमी भेजो। उसने कहा कि मैंने 100 आदमी भेज दिए। फिर हमने जगह जगह पर उनके बैरियर लगा दिए, उनकी गिनती करते थे, तो पता चला वहाँ 2 ही आदमी पहुँच रहे हैं। यहाँ से भेजे 100 आदमी, कहीं एक भी आदमी नहीं पहुँच रहा। तो मेरा ये कहना है कि गैंग सुविधा हमें दोबारा बहाल करनी चाहिए। इस संदर्भ में 8 अक्टूबर 2013 को एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें श्री अशोक संधू साहब थे। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप रिवाइव करो गैंग का। तो उन्होंने कहा कि इसको 96 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी एक लेटर लिखा कि भाई आप गैंग को रिवाइवल कर दिया। तो मेरा ये अनुरोध है कि गैंग को रिवाइवल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मेरा है, अभी जितने भी आपदा के लिए सरकार बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही बजट है, बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे ITB में 3 RRC है, रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं हमारा, एक पिथौरागढ़ में है, एक उत्तरकाशी में है, एक आपका गौचर में है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इक्विपमेंट इतने ज़्यादा है। इवन एक बटालियन में तो फूड वैन भी हमारे पास है, जिसमें कि आपका खाना बना सकते हो, सारी एक्टिविटीज इसमें हो सकती है एडवर्स वेदर कंडीशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन में उसमें जो सामान इक्विपमेंट अथॉराइज है उसका समय समय पर जो है अपडेटेशन होना चाहिए, और इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिशन और उत्तराखंड सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर उनको पता चले भी क्या क्या सामान है, क्या वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एयरफोर्स एंड निजी हेलीकॉप्टर्स। मैंने ये देखा है कि एयरफोर्स के अपने अपने SOPs हैं। जनरली उनका क्या होता है कि वो 2 बजे के बाद फ्लाई नहीं करते हैं, थोड़ी सी एडवर्स वेदर कंडीशन फ्लाई नहीं करते हैं, सिविलियन को नहीं ले जाता। ये बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए भी एक पीस टाइम पर हम एक SOP बने कि भाई उसमें हम क्या क्या उनको जिम्मेदारी दी जाए एयरफोर्स को, जो या क्या क्या सिविलियन को दी जाए, या कितना रेशियो सिविल हेलीकॉप्टर का हो, कितना एयरफोर्स का हो। इससे जो है हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा। थर्ड है फील्ड अनुभव का अनुपालन। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं 2011 में दारवा वैली की तरफ गया, तो वहाँ पे एक रामाहट था। रामाहट पे एक झूला पुल था। तो मैंने कहा भाई ये झूला पुल क्यों नहीं बना? बोला साहब ये तो बहुत समय से रिपेयर ही नहीं हो रहा। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई कि भाई ये झूला पुल को आप ठीक करो, वरना क्या होगा कि वहाँ पर एक जो नाला आता है वो अगर ज़्यादा पानी आएगा या आपका कोई आपदा आएगी तो उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप जान के हैरान होंगे, मैंने इतनी करस्पॉन्डेंस की, मेरा कोई भी सुझाव नहीं माना गया। और जब ये 2013 में आपदा आई तो हमारी 2 प्लेटूनें बिल्कुल कटअप हो गई। हम सारे लोगों को निकाल पाए, लेकिन अपने आदमी को नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो वहाँ से हम नेगोशिएट नहीं कर पाए। दूसरी बात, उससे क्या होगा कि जो हमारे एक पोस्ट बेदांग, वहाँ पर एक पेट्रोल जो आर्मी की, जिसमें 20 लोग थे, उसमें 2 ऑफिसर भी थे, एक मेडिकल ऑफिसर भी था। उन लोगों को भी करीब 30-40 दिन वहाँ पर रुकना पड़ा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे तो क्योंकि लिमिटेड हमारा राशन होता है, फिर हमारा चेंज ओवर होना था जून के महीने, तो वहाँ राशन की भी प्रॉब्लम होने लगी। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो भी सुझाव आपके ग्राउंड, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और हुआ। उससे क्या हुआ कि क्योंकि हमारे पास हेली तो 2 थे, लेकिन वहाँ वेदर बहुत खराब था, तो हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करता है। तो फिर हमने आर्मी से भी रिक्वेस्ट की, भाई आप अपने आदमी को निकालो, हमारे पास तो राशन की दिक्कत होने वाली। तो उन्होंने जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स लगाए वहाँ अपने, तो हेलीकॉप्टर्स निकाले, तो उसमें 1 या 2 सीट होती वो लाते थे वो लोग। तो उससे क्या हो गया कि लोगों में बहुत गलतफहमी हो गई। वहाँ के लोगों ने बोला ITB वाला अपने आदमी को तो निकाले, हमें नहीं भेज रहे, जबकि ऐसा नहीं था। हम वेदर खराब की वजह से हम नहीं भेज पा रहे थे। इससे पार्लियामेंट को क्वेश्चन भी हुआ। तो हमारे IG साहब ने बोला भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारा तो बेइज्जती कर दिया आप लोगों ने, और अपने आदमी को निकालो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, ये फैक्ट उनको बताया तो वो मामला शांत हुआ। राहत सामग्री वितरण, मेरा ये मानना है कि यह एक गंभीर विषय है, इसमें एक अच्छी SOP बननी चाहिए। मैंने ये देखा है
कि अपने अपने हिसाब से लोग अपना राहत सामग्री भेजते हैं। जो सामान की हमें ज़रूरत नहीं उनका ज़्यादा वहाँ ढेर हो जाता है या वो एक्सेस हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि संबंधित जिला अधिकारी या राहत दल के जो टीम लीडर के बिना कोई भी राहत सामग्री उस लोकेशन पर न जाए। बहुत सारे समय मैंने ये भी पाया है कि बहुत सारे लोग सीधे आकर के रोड के नज़दीक राशन बांटना शुरू कर देते और एक्चुअल जो जहाँ पर रिलीफ पे वहाँ नहीं पहुँचता, इसलिए बहुत सारे समय पे है गलतफहमियाँ हो जाती है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि लोग राहत सामग्री के बजाय उस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय कोष में पैसा भेजें, या अगर उनको भेजना ही है तो उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करें और उनकी हमें एडवांस में जानकारी दें ताकि उनका कोऑर्डिनेशन हो पाए। तीसरा मेरा ये कहना है मीडिया का रोल। आपदा के टाइम पे मीडिया का अहम रोल होना चाहिए। इसके लिए एक एसओपी बननी चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है कि जिस लोगों को उस आपदा के बाद, जैसे उत्तर केदारनाथ के बाद, जिसने आज तक केदारनाथ नहीं देखा, कोई आपदा ही नहीं देखी, वो वहाँ पे अपना एक्सपर्ट कमेंट देता। उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन में लगे हैं अधिकारी है या जवान है, उनके मोरल पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है। उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पीस टाइम पे एक हम एसओपी बनाए, जब बीस टाइप आपदा है मीडिया हमारा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे जो कि जरूरी हो, ताकि हम अधिक से लोगों को हेल्प दे सके, न कि क्रिटिसिज्म या फिर बुराई। इससे जो है बहुत आपदा में दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरा ये मानना है कि हम भारतीय लोग हर समस्या का समाधान प्रलोभन या मेडल दे दिया या प्रशस्ति पत्र दिया, इस पर अधिक महत्व देते हैं। मेरा ये कहना है कि प्रशस्ति पत्र देने के बजाय हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और एक्शन प्लान ऐसा बनाना चाहिए कि ताकि भविष्य में अगर आ जाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। 2013 आपदा में जून से लेकर सितंबर तक मैं आपदा प्रबंधन का संचालन किया। पूरा कुमाऊं मैंने देखा इधर, ठीक है। मुझे माननीय राष्ट्रपति द्वारा पदक दिया गया, डीजी महोदय द्वारा पुलिस मेडल दी गई और मुख्यमंत्री द्वारा मैं जो प्रशस्ति पत्र दिया, इतने स्वयं संस्थाओं ने मेरे को प्रशस्ति पत्र दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने 2013 से लगातार आज 13 साल हो गया, मुझे इतने सुझाव भारत सरकार को दे दिए, इतने सुझाव उत्तराखंड सरकार को दे दिया है, इतनी पुस्तकें लिख दी मैंने, जिसमें मैंने केवल वही चीज़ लिखी, भाई मेरे बातों को आप ध्यान दो, मेरे बातों का संज्ञान लीजिए ताकि हम आपदा को कम करने में सहायक हों। लेकिन आज तक किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरा, अभी लास्ट ईयर जो है यहाँ पे बस एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग आपदा में राहत टीम में अधिक योगदान दिया, उनके अनुभवों का जरूर आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट है समीक्षा बैठक। 8 अक्टूबर 2013 में पिथौरागढ़ में एक समीक्षा बैठक हुई जिसके अध्यक्ष श्री एस संधू साहब थे, IAS, वर्तमान में जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन में। तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली। उसमें मैंने 8 या 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट दिए, उनको सबको सहारा गया, मेरे पॉइंट को सभी जगह सहारा गया, लेकिन एक भी पॉइंट्स को आज तक जो है सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था DSPT को की सुविधा को अधिक से अधिक लोगों को देना, हेलीपैड बनाना और राहत टीम के लिए SOP बनाना, ये सुझाव था। दूसरा है समीक्षा बैठक एट स्टेट लेवल। मेरा ये मानना है कि जितने भी 2013 में आपदा में काम में लगे थे या जो टीम लीडर्स थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए जिसमें आप NDRF, SDRF सबको बुलाइए, एक SOP बनाइए और सबकी बातें सुनिए। तो जो बेस्ट है उसको करिए। इससे क्या होगा कि हम आपदा के बाद राहत कार्य को हम और अच्छी ढंग से कर सकते हैं और जिसमें आदेश जो है क्रिस्टल क्लियर भी होगा। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे द्वारा 2013 से 2026 तक भेजे गए सुझाव तथा मेरे द्वारा अपने 2 पुस्तकों में वर्णित आपदा हेतु के बारे में खूब जानकारी और इस ब्लॉग में दी जानकारी का समीक्षा करें और एक ठोस नीति बने तो आपदा प्रबंधन में बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने सभी सम्मानित दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारी आवाज़ भारत सरकार तक जाए और हम आपदा राहत में एक सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत।